चलिए, योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोवेरिन्स। हेलोवेरिन्स, इसमें क्या होगा, हेलोवेरिन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोवेरिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल देन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात देखो, हेलोवेरिन, जैसे ये हेलोवेरिन है ना, तो इसमें एक चीज समझिए कि हेलोवेरिन में हम रिजोनेंस देख रहे हैं जरा, व्हाट काइंड ऑफ रिजोनेंस इज देयर इन हेलोवेरिन्स। तो आपको मालूम है Cl के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर दे देगा इधर, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। इसमें 5 बॉन्ड हो, उससे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे, है ना। तो ये रिजोनेंस हम लोग 11th से ही देखते रहते हैं। अब यहाँ कितने बॉन्ड बन चुके होंगे, ऊपर 2 बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आपके 2 बॉन्ड ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बोलो, अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होना चाहिए था, एक क्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन दोनों किसने दिए, क्लोरीन ने अपना वाला भी दिया और कार्बन की साइड वाला भी दिया। तो इसीलिए क्योंकि उसने कार्बन की साइड वाला भी दिया है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज 1 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन को क्या देगा, अनस्टेबिलिटी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं तो इस पे 5 बॉन्ड ना हो, इससे बचने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव लगा रहेगा, बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड रहेगा। अब ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज से अनस्टेबल होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना। अब ये कई बार कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। थोड़ी देर के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने वापस ले लेगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ऊपर से पॉजिटिव भी हट जाएगा और बॉन्ड्स आपके इस तरीके से बन चुके होंगे। सो दिस इज द रिजोनेंस इन हेलोवेरिन्स। ये हेलोवेरिन्स की रिजोनेंस हो गई। अब आप ये देखो कि हेलोवेरिन में नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। सबसे पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया और फिर कहाँ आया, ऑर्थो पे आया। बोलो, तो 3 जगह पे नेगेटिव हमें दिख रहा है। रिजोनेंस अगर हम देखें हेलोवेरिन में तो वी सी नेगेटिव चार्ज एट 3 पोजीशन, ऑर्थो, पैरा और फिर से ऑर्थो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलोवेरिन में 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। बोलो, मेटा पे तो कभी हाई हुई नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां तो नेगेटिव पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ 3 जगहों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 3 जगहों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो अगर इसकी रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराऊंगा, यू नो इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ई के ऊपर पॉजिटिव बना देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑर्थो पे देखने को मिल रहा है या पैरा पे देखने को मिल रहा है। अब चाहे इस ऑर्थो पे जाए या इस पे जाए, वो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हेलोवेरिन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ अटैक करेगा, वो पैरा पे अटैक करेगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा पैरा के ऊपर तो वो यहाँ लग जाएगा, भाई ई पॉजिटिव जाके यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। और अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा ऑर्थो पोजीशन पे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से हमको दिख जाएगा। ठीक, तो पॉइंट समझ में आया नहीं आया। मैं यहाँ लिख सकता हूं, इन हेलोवेरिन्स ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज अपीयर एट ऑर्थो एंड, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, ऑर्थो पे और पैरा पे, पैरा पोजीशन
ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इन तीन जगहों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई, ऑर्थो वालों पे और पैरा वालों पे। हेंस इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, पैरा ऑफ हेलोएरिन्स। तो ये हेलोएरिन्स के ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर कहाँ अटैक कर देगा, पैरा पे, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट आप नोट करिए, उसके बाद हम रिएक्शंस कराएंगे और जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उनको या तो ऑर्थो पे लगा देंगे या फिर कहाँ लगा देंगे, पैरा पे। नोट करो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास हम करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में रिएक्शन किससे कराएंगे हम, हेलोएरिन की हेलोजन से। कैसे कराएंगे देखो जरा। तो दिस इज हेलोएरिन, ओके। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो, अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है फिर तो 11th में इसका मैकेनिज्म है, वहां से समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, और नहीं तो फिर आप एक सीधा अभी फंडा आप याद रखिए कि एक बार क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म 11th के सिलेबस में है, 12th के में नहीं है। तो या फिर आप सीधा याद रखिए कि एक बार ऑर्थो पे H हटके Cl लग जाएगा और एक बार पैरा पे लग जाएगा H हटके Cl। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लग गया ऑर्थो पे और एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पे, ठीक है। ये इस तरीके से इनका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। व्हाट इज इट्स नेम। और इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 है ना। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये ध्यान रखना, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा, और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर क्यों होता है, ये माइनर क्यों होता है, ये भी बता दूंगा मैं अभी आगे। और नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन आप कैसे कराएंगे, बड़ा ही आसान से रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, यहाँ पे HNO3 से, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ HONO2, है ना। अभी भी देखो HNO3 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एक बात याद रखना कि नाइट्रेशन हमेशा होता है किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। अब फिर मैं वही कहूंगा, सीधे सीधे याद कर लो, या फिर इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो आप 11th वाले सिलेबस में से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H हटेगा और हमारा क्या लगेगा, NO2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से H हटके NO2 लग जाएगा, एक बार पैरा से हटके NO2 लग जाएगा, सीधे सीधे याद करिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ लग जाएगा और एक बार ये आ जाएगा आपका इधर, ठीक है जी। नाम क्या होगा इसका, तो 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और अगर ये क्लोरो नहीं होता तो नाइट्रोबेंजीन होता है, ये बेंजीन पे NO2 लगा दो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है, बस अब क्लोरो लग गया है। और ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो दिस इज 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक। दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर, ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखना, मैं इसको बोल सकता हूं पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब यहां से ऑर्थो से H हटके उसकी जगह पे कुछ लग जाए तो मैं कहूंगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, और पैरा से H हटके उसकी जगह कोई ग्रुप लग जाए तो मैं कहूंगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया हेलोजिनेशन, ये नाइट्रेशन। करो नोट, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। रिएक्शन किससे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ,
तो कैसे कराएंगे देख लीजिए। सबसे पहले रिएक्शन विद HOSO3H, ये आपका H2SO4 ही है, बस मैंने अलग तरह से लिख दिया है। H2 है, S और ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SO3H है ना, ये जो SO3H है दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। SO3H ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पे लगाइए तो दिस इज SO3H है ना, प्लस एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पे। ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि बेंजीन पे अगर हम SO3H लगाते हैं तो इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में Cl और लग गया है, कौन से पोजीशन पे, 1 ये इसे देंगे, 2 इसको, क्योंकि ये सीनियर है ये जूनियर है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ये आपका हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जो पैरा वाला है वो कैसा रहेगा, मेजर, और दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं, अब ये देखो, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, RX को मैं क्या कहूंगा, एल्काइल हैलाइड है, चाहो तो लिख दीजिए रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। और एक और होता है RCOX, इसे कहते हैं एसिल हैलाइड। क्या कहेंगे, एसिल हैलाइड। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएं, RX से या RCOX से कराएं, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये साइंटिस्ट थे 2 अलग अलग, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कोई दिक्कत, ठीक। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि अगर हमने क्या करा, हमने अगर रिएक्शन करवाई एल्काइल हैलाइड से, RX मींस एल्काइल हैलाइड, और इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, इस रिएक्शन से बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप। ऐसे समझाने के लिए कर दे रहा हूं मैं, ये रिंग के ऊपर क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्काइलेशन। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को, एल्काइलेशन। और अगर हमने रिएक्शन कराई RCOX के साथ और रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, एसाइल ग्रुप। क्या लग जाएगा, एसाइल ग्रुप। ठीक है, और एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, RCO, ये इस तरीके से एसाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एसिलेशन। ठीक है, तो क्लियर है। अगर हम बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड या एसिल हैलाइड से कराएं तो रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पहली बात। अगर एल्काइल हैलाइड से कराएं तो रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगेगा, तो रिएक्शन को एल्काइलेशन। और अगर हमने रिएक्शन किससे कराई, एसिल हैलाइड से, तो रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, एसिल ग्रुप, और रिएक्शन को फिर हम क्या कहेंगे, एसिलेशन। ठीक, देखो मैं यहाँ करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कराइए रिएक्शन। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये, और इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, CH3Cl से। तो ये रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा CH3 ग्रुप, और एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पे एल्काइल ग्रुप लग जाएगा CH3 पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। बाकी ऐसा कैसे हुआ वो तो मैकेनिज्म मैं बार बार बोल चुका हूँ, 11th में दे रखी है, चाहो तो देख लीजिए। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए, और एक बार कहाँ लगा देंगे आप इसको, पैरा पोजीशन पे।
दैट्स ऑल। कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो अगर ये Cl नहीं होता तो ये कंपाउंड होता टोलुइन। बेंजीन पे CH3 लगता है तो नाम क्या होता है कंपाउंड का? टोलुइन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोटोलुइन। 2-क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, दिस इज 4-क्लोरोटोलुइन। इट विल बी मेजर और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। और इसी तरीके से हमारा दूसरा हो जाएगा एसिलेशन। ठीक, तो मैं कराता हूँ एसिलेशन, पहले ये नोट कर लो कि जैसे ये अल्काइलेशन हुआ है वैसे ही हम क्या कराने जा रहे हैं? एसिलेशन। और एसिलेशन में रिएक्शन किससे होगी? RCOX। R का मतलब मिथाइल इथाइल, जो मर्जी ले लीजिए। तो कराइए रिएक्शन। तो ये हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ? CH3COCl। अगेन ये किसकी प्रेजेंस में होगी? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। लुईस एसिड होता है एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, दे आर लुईस एसिड, तो उन्हीं की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो ग्रुप है आपका CH3CO, इसे वी कॉल इट एसाइल ग्रुप, और ये होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो यही रिएक्शन करेगा, एक बार लग जाएगा ऑर्थो पे और एक बार लग जाएगा पैरा पे। तो किस तरीके से होगा? COCH3 लगेगा, किधर की साइड से लगेगा? यूं करके लगता है COCH3 की साइड से। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बार मैं इसको इधर बना देता हूं, COCH3, एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे। और इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का? देखो ये वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बेंजीन पे अगर COCH3 लगा दें, Cl तो मैंने छिपा लिया है, तो ये कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन। व्हाट वी कॉल इट? एसीटोफेनॉन। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? एसीटोफेनॉन में बस क्लोरोल लग गया है, तो क्या हो जाएगा? 1 2, दिस इज 2-क्लोरो एसीटोफेनॉन। और ऐसे ही आपका ये हो जाएगा 4-क्लोरो एसीटोफेनॉन। ठीक है जी। इट इज अगेन मेजर, पैरा वाले सारे मेजर होंगे और ये होगा माइनर। अब ये क्यों मेजर हैं पैरा वाले, क्यों ऑर्थो वाले माइनर हैं, बताता हूं अभी, पहले नोट करो ये सारा। ठीक, देखो अब हमने कई सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन करे, लेकिन हर एक रिएक्शन में हमने क्या करा? जो पैरा वाला प्रोडक्ट था उसको बताया मेजर, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट था उसको हमने बोला माइनर। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? वाई एवरी टाइम पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन इज माइनर प्रोडक्ट? तो ये जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो एक नोट डालिए, ये लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन्स क्या हो जाएगा साहब? पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन इज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला ही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा पैरा वाला ही हमेशा? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, है ना, 2 रीजन है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या है? देखो जरा इधर देखिए। देखो पहला रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे कि ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है इधर, यहाँ पे आता है, तो ये ऑर्थो पे आ गया और एक बार पैरा पे आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑर्थो पे आएगा ना, तो ये ग्रुप भी थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ये भी थोड़ा बड़ा होता है। तो ऑर्थो पे जब आएगा तो क्लोरीन भी थोड़ा पास में ही है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। समझ रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल और क्लोरीन दोनों के बीच में थोड़ा रिपल्सन होने लग जाता है पास पास होने की वजह से। तो यहाँ थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ना आके कहाँ जाना पसंद करेगा? पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा से तो ये बहुत दूर है, वहाँ कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं? तो जो पहला रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मान लो 100 टाइम इलेक्ट्रोफाइल आया तो पता चला 60 70 80 टाइम तो आ गया पैरा पे और 20 30 टाइम आ गया ऑर्थो पे।
तो मैं बोलूंगा पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है। तो ऑर्थो पे वो जाने से बचेगा क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो यहाँ पे लिखे हैं आप ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर्स टू अटैक ऑन पैरा। ठीक है, पैरा का स्पेलिंग PARA होगा, PERA है, पैरा PE होगा शायद, देख लेना एक बार। अटैक ऑन पैरा पोजीशन। तो पहला तो आपको ये बता दिया हमने कि क्या हो रहा है, ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, पैरा पोजीशन पे। एक पॉइंट और समझ लीजिए, देखो जरा ध्यान दो इधर, देखो जैसे कि ये दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। अब एक चीज समझ लो कि क्लोरोबेंजीन पे होते हैं लोन पेयर यहाँ पे, और जिस भी बेंजीन के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप, जिसके फर्स्ट एटम पर ही लोन पेयर हैं, भाई ये देखो अभी तो क्लोरीन है, तो ये तो ग्रुप एक ही एटम से बना हुआ है ना, एक ही एटम है Cl, और तो कोई एटम है नहीं यहाँ पे। तो जब बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके फर्स्ट एटम पर ही लोन पेयर हैं, तो वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +M इफेक्ट। +M समझते हो, इसका मतलब ये नीचे की तरफ क्या देगा, इलेक्ट्रॉन, मीजोमेरिक इफेक्ट से, रिजोनेंस इफेक्ट से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। अब अगर किसी को मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट भी नहीं आता है तो वो 11th का पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये 11th का अब यहाँ तो नहीं बताया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +M इफेक्ट, +M मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज होती है। तो ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा रिजोनेंस से, और जब ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा रिजोनेंस से तो 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हमने रिजोनेंस करा के भी दिखाया है, आपको करा के दिखाया है ना हेलोएरिन में रिजोनेंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभी हमने करवाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, उसमें सबसे पहले हमने क्या करवाया है, रिजोनेंस। तो वहां जो रिजोनेंस आपने कराया उसमें आपने देखा है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक, एक चीज और समझो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। यहाँ पे कौन सा एटम है, कार्बन। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर खींच लेगा, अपने पास खींचेगा। तो ये एक और इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -I। तो ये शो कर रहा है +M और -I इफेक्ट। देखो जनरली क्या होता है, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि M इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों में जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर हेलोजन का केस है तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, ये कम होगा और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होगा, ओनली इन केस ऑफ हेलोएरिन, ओनली इन केस ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप ये देखो कि यहाँ +M है, तो +M से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ यहाँ यहाँ, और इस पर -I भी है, तो -I से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग में से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच लेगा। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि पास में तो ज्यादा लगेगा और दूर थोड़ा कम असर दिखाएगा, कम इफेक्ट शो करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींच ले जाएगा, ऑर्थो पोजीशन से, और यहाँ क्योंकि दूर है तो ये यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ या यहाँ, पैरा पे। समझ रहे हो ना, +M इफेक्ट की वजह से इसने इक्वली इलेक्ट्रॉन दिए तीनों पोजीशन को, लेकिन -I इफेक्ट की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो सही, लेकिन ज्यादा कहां से खींचेगा, जहां पास होगा, तो ऑर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहां से ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, पैरा पोजीशन पे। तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब पैरा पोजीशन पे। समझ पा रहे हैं? तो इसमें मैं लिख सकता हूं, इन हेलोएरिन्स halogen atom gives electron
ऐसे कर दो, गिव्स इलेक्ट्रॉन इक्वली टू ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, टू ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय प्लस एम इफेक्ट। कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे देगा? प्लस एम इफेक्ट से। बट इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन मच, ऐसे कर लो, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। आगे लिखना, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट is a distance dependent effect, distance dependent effect, so it withdraw, so इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, कहां से खींच लेगा? पास वाले ऑर्थो से, दूर वाले से कम खींच पाएगा। सो इट withdraws electron much from ortho position, ortho position, ultimately इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा रहेगी? पैरा पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स हायर एट पैरा कंपैरेटिवली, ठीक है? पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी कंपैरेटिवली, हेंस इलेक्ट्रोफाइल अगेन प्रेफर्स टू अटैक, प्रेफर्स टू अटैक एट पैरा, ठीक है? अब जब ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बार बार पैरा पे ही अटैक करेगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो फिर पैरा वाला ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज माइनर, ठीक? तो हेलोएल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में दो रिएक्शंस मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है वुड्स रिएक्शन, ठीक है? मैं जरा लिख देता हूँ। तो वुड्स रिएक्शन क्या है बता चुका हूँ मैं आपको वैसे पहले इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे वुड्स रिएक्शन में, RX एल्काइल हैलाइड है ना, फिर Na प्लस RX, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने ले लिए, RX एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? 2 एटम ऑफ सोडियम के संग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ उल्टा करके, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा 2NaX, यहाँ से निकल जाएगा, ये चला जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा? R और R, है ना? ये वाला R और ये वाला R आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? एल्केन, ठीक है? तो ये एल्केन का प्रिपरेशन है और इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डन इट। और ये जो होता है दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी ही एक रिएक्शन है हेलोएरिन्स की, और उस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन जैसी ही है, थोड़ा सा चेंज है। कैसे होगी देखो जरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड की जगह पे एक मॉलिक्यूल ले लेंगे एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड मतलब वही हेलोएरिन का, ठीक है? एरिल हैलाइड और हेलोएरिन एक ही बात होती है, तो दिस इज हेलोएरिन, ठीक है? बाकी सब सेम रखना है, प्लस 2Na प्लस XR। तो एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड, एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, ठीक है? और इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग ये देखो, ये आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक? और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे 2NaX, ये बाहर चला जाएगा यहाँ से 2NaX, और इसके बाहर जाने के बाद आपके पास क्या बचेगा? एक बेंजीन रिंग और प्लस ये क्या है? R। तो बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा? R लग जाएगा इस तरीके से,
ये दिस इज R। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं R तो एल्काइल हो गया, ये बेंजीन है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। ठीक, तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, बस यहाँ RX की जगह पे क्या हो गया है, बेंजीन रिंग पे X लगा दिया है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और दो एटम सोडियम के, यहाँ एल्काइल हैलाइड और 2 एटम सोडियम के, यहाँ पे क्या है, एरिल हैलाइड है, हेलोएरीन है। ठीक, और रिएक्शन हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ऊपर जैसे ही है, और यहाँ भी किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लेता CH3, तो यहाँ पे CH3 आ जाता, तो ये बन जाता मिथाइल बेंजीन, या मैं इसको बोल सकता हूँ टोलुइन। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ले लेता C2H5, तो यहाँ C2H5 हो जाता, फिर मैं इसको बोल देता इथाइल बेंजीन, तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, एक रिएक्शन और है इसी से मिलती जुलती, और उस नई रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन, FITTIG, फिटिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का, एक एल्काइल हैलाइड का लिया है, लेकिन फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल आपको लेने हैं किसके, एरिल हैलाइड के। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल तो ये गया, ये तो पहले से ही हमने एरिल हैलाइड का ही लिया था, तो मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड 2 सोडियम एटम प्लस, ये भी आपको एरिल हैलाइड ही लेना है, तो इसको आप इस तरीके से ले लेंगे। X की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl, Br, आयोडीन, व्हाटएवर। और ये अगेन किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा आपका। ओके, 2NaX आउट, 2NaX प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बेंजीन रिंग है क्या, एक बेंजीन रिंग है क्या, मतलब ये एक फिनाइल ग्रुप है। आपको मालूम होगा कि बेंजीन में से एक H निकलने के बाद ये जो ग्रुप होता है इसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो हो गया आपका बेंजीन, ओके, दिस इज बेंजीन। लेकिन अगर इस बेंजीन में, आपको मालूम है हर जगह हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के और मैं एक बॉन्ड लगा दूं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज फिनाइल। ठीक है, इट इज व्हाट, बेंजीन। तो बेंजीन में से कहीं से भी एक H हटा के उसकी जगह पे एक बॉन्ड लगाते हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अब जो बन रहा है फिनाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। किस तरीके से, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको, दिस इज वन फिनाइल, और ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले फिनाइल के साथ इस तरीके से, और इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा डाईफिनाइल, या इसे बाईफिनाइल भी बोल सकते हैं, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी फिटिक रिएक्शन। ठीक, और एक बार और सुन लीजिए, एल्काइल हैलाइड 2 एटम सोडियम के, तो वुड्स रिएक्शन है। एक एरिल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड और 2 एटम सोडियम के, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है। और दोनों मॉलिक्यूल हमने किसके कर दिए, एरिल हैलाइड के, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, दिस इज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए।